हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको 4th क्लास से 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसा कि कल हमने समास में की शुरुआत की थी, अपना एक नया टॉपिक संस्कृत व्याकरण में शुरू किया था। संधि हमारी पूरी हो चुकी है, जिसके बाद हमने समास को उठाया और उसमें से भी हमने पहला जो उसका प्रकार है अव्ययी भाव समास, उसको हमने पूरा समझ लिया और उसके अनुसार हमने ये भी देखा कि उसको समास किस प्रकार से करते हैं और समास विग्रह किस प्रकार से करते हैं। तो ये हमें उम्मीद है कि शायद आप लोगों को ये वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम चलते हैं अपने दूसरे समास की ओर, दूसरे प्रकार की ओर, जो है हमारा तत्पुरुष समास। पहले हम ये दोनों इसीलिए लेके आए हैं क्योंकि एक आपका जो अव्ययी भाव समास है वो, और दूसरा आपका ये तत्पुरुष समास, ये दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके एग्जाम्स में आने ही हैं इनमें से, क्योंकि ये ऐसे समास है कि इन दोनों में बहुत सारी विभक्तियों का भी समावेश की हुआ है। इसमें तत्पुरुष समास में भी आपको एक बता दिया है कि विभक्ति तत्पुरुष समास, उसको आपको समझाना है। ठीक है, तो आप को जो पोर्शन हमें बताना है तो उसको हम लेके आए हैं। साथ साथ में हम उनको वो वाले भी आपको तत्पुरुष समास बाकी की जो बचते हैं, जैसे कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, इनको भी हम समझा देंगे। लेकिन अब पहले जो अपने इंपॉर्टेंट है, पहले अपन उनको ले लेते हैं, उनको ले लें, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो तत्पुरुष समास पर चलते हैं। तो तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास वो होता है जो, देखिए, समास को आपको पता है कि दो पदों से मिला हुआ बना होता है। दो या दो से अधिक शब्द जब हम आपस में मिलते हैं और उनको जब संक्षिप्त कर देते हैं, मतलब छोटा कर देते हैं, कई सारी चीजों को बोलकर, एक जैसे हमने कहा राजा का पुत्र और उसको हमने बोल दिया राजपुत्र, राज्य का पुरुष तो हमने कह दिया राजपुरुष कह दिया। तो राजा का पुरुष या राज्य का पुरुष, राजा का पुत्र, इतनी बड़ी बात ना कह के हमने क्या कह दिया, हमने सिर्फ राजपुत्र कह दिया और उस राजपुत्र शब्द में उस पूरे सेंटेंस का अर्थ समा गया, पूरे वाक्य का अर्थ समा गया। ठीक है, समाहित हो गया, संक्षिप्त हो गई, एक शब्द में इतनी बड़ी बात कह दी। तो ये ही होता है समास। ठीक है, छोटा कर देना, संक्षिप्त कर देना शब्दों को, वो हमारा समास कहलाता है। ठीक है, वर्णों में जब परिवर्तन होता है, वर्णों का मेल कहलाता है संधि और यहाँ शब्दों का मेल कहलाता है समास। ये ध्यान करिएगा। तो अब हम चलते हैं जैसे तत्पुरुष समास पर। तो वो कहता है कि इस समास में प्रायः उत्तर पद की प्रधानता होती है, यानी दो पद जो होते हैं उसमें जो उत्तर पद होता है, दूसरा जो पद होता है उसकी प्रधानता होती है, वो प्रमुख होता है। और इनके दोनों पदों में विभक्तियां भी अलग अलग होती हैं। देखिए, ये तो हमने अव्ययी भाव में भी बताया था कि विभक्तियां, ऐसा नहीं होगा कि इसमें द्वितीय है तो इसमें भी द्वितीय हो, इसमें तृतीय हो तो इसमें भी तृतीय हो, नहीं, सभी में अलग अलग अपनी अपनी विभक्तियां होती हैं। ठीक है, इसमें भी ये कहा है कि इनमें क्या होता है, दोनों में अलग अलग होती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कहीं कहीं पर कभी ऐसा बाई चांस कभी काम होता है कि दोनों में समान विभक्तियां हो जाएं, जैसे यहाँ पे द्वितीय है और यहाँ पे भी द्वितीय हो जाए, ऐसा कहीं पर ही दिखाई देता है। कुछ हम कहें कि इसको अपवाद कह देते हैं ऐसी चीजों को, कि जहां जहां पर कभी समान विभक्तियां भी हमें होती हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, पूर्व पद की विभक्ति का लोप होकर समस्त पद बनाया जाता है। देखिए, इसमें होता क्या है, दो पद होते हैं, दो पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं, लेकिन इसमें प्रधान कौन है, उत्तर पद। यानी दो, देखिए उत्तर पद क्या होता है, पूर्व पद, यानी पहले वाला जो पद 1 नंबर पे जो हमारा लिखा होगा, जैसे हमने लिखा ना ग्रामम और लिखा आगतः। ठीक है, तो पहले नंबर पे जो लिखा है वो हो गया हमारा पूर्व पद, और जो दूसरे नंबर पे लिखा है उसको कहेंगे हम उत्तर पद। समझ गए आप किस किस को कहते हैं? पहले नंबर पे जो होता है वो होता है हमारा पूर्व पद, और जो दूसरे नंबर पे होता है उसको कहते हैं उत्तर पद। तो इसमें आगतः जो शब्द है वो हमारा क्या है, उत्तर पद है। तो लोप किसका होता है, जब इनका समास किया जाता है, मतलब जब इनको जोड़ा जाता है आपस में, जब इनका संक्षिप्तीकरण किया जाता है तो इसकी विभक्ति का लोप हो जाता है। यानी जो ग्रामम जो शब्द है, इसमें द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, इसका लोप हो जाएगा और वो किसकी तरह बन जाएगी, ये उत्तर पद की तरह ही समस्त पद बन जाएगा। तो हो जाएगा ग्राम आगतः। बस ये है तत्पुरुष समास।
कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं होना है उसमें। सिर्फ पूर्व दो पद होंगे, एक पूर्व पद होगा, एक उत्तर पद होगा। उसमें भी क्या होगा, अच्छा एक चीज और बताएं कि ये वाला जो समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, इसमें कितनी विभक्तियां होती हैं? अब आप बताइए, कारक में हमने विभक्तियां आपको पढ़ाई हैं, कितनी होती हैं? प्रथमा से लेके कहां तक होती हैं? सप्तमी तक होती हैं। ठीक है, सप्तमी तक इतनी विभक्तियां होती हैं, 7 विभक्तियां होती हैं। सभी को पता है कि पहली कौन सी होती है, बताइए। अभी तो आपको पता होना चाहिए, हम बहुत बार उसमें देखिए, कई बच्चों ने हमें कमेंट किया था कि मैम बेसिक चीज़ें आप हमें बताइए। तो हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमने 6th क्लास में ग्रामर के वीडियो बना रखे हैं, उसमें हमने सारा बेसिक कॉन्सेप्ट ही लिया हुआ है। आपकी शुरुआत की जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता हो, अगर नहीं वो चीज़ें आपको पता हैं तो आप उनमें देखो। वहाँ पे भी हमने जो कारक का बनाया है वीडियो, उसमें भी हमने आपको बताया है कि भाई कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, और शब्द रूप भी वहाँ पे सिखाए हैं हमने। ठीक है, तो अपन ऐसा करते हैं कि अब यहाँ पे अपना थोड़ा सा टाइम बचा के उन वीडियोस का साथ में सहारा लेते जाएंगे और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, तो पहला जैसे हमने आपको बताया कि पहली विभक्ति हमारी कर्ता होती है, दूसरी होती है कर्म, और तीसरी होती है हमारी करण, चौथी होती है हमारी संप्रदान, फिर उसके बाद होती है हमारी अपादान, और फिर उसके बाद आती है हमारी षष्ठी विभक्ति संबंध, और फिर हमारा सप्तमी आती है अधिकरण। ठीक है, तो ये विभक्तियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं। अब इन 7 के इन कारकों के अनुसार कर्ता जहां पर होगा उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? प्रथमा लगेगी। कर्म जो होगा उसमें कौन सी लगेगी? द्वितीया लगती है। ठीक है, यहाँ करण जो होता है उसमें हमारी तृतीया विभक्ति लगती है। जो इनके क्रम होते हैं उसी के अनुसार उनमें विभक्तियां लगती जाती हैं। जैसे कर्ता पहले नंबर पे हो तो उसमें प्रथमा विभक्ति हो गई, कर्म दूसरे नंबर पे है तो द्वितीया हो गई, संप्रदान में हमारी चतुर्थी, अपादान में हमारी पंचमी, वही संबंध कारक में हमारी षष्ठी विभक्ति, और अधिकरण में हमारी सप्तमी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी कितनी 7 विभक्तियां चलती हैं। और इस तत्पुरुष समास में जो पूर्व पद होगा उसमें प्रथमा विभक्ति का भी शब्द दिखेगा, द्वितीया का भी दिखेगा। प्रथमा के तो नहीं रहेंगे क्योंकि प्रथमा में सिर्फ नाम बताया जाता है किसी का, है ना, और अगर हो भी तो फिर उसमें कोई परिवर्तन होना नहीं है, क्योंकि कितना भी परिवर्तन करोगे तो रहेगा तो प्रथमा पे ही पहुंचना है सबको। ठीक है, द्वितीया के रहेंगे, जैसे हम कहते हैं रामम, ग्रामम, विद्यालयम। यहाँ तृतीया में हमारा जैसे हो जाएगा रामेण, तो एन शब्द जहां दिखेगा तो वो हमारा तृतीया का रहेगा। चतुर्थी में हमारा आय शब्द लग जाएगा, जैसे हम कहें रामाय। वहीं पंचमी में हमारा आत शब्द लग जाएगा तो हम कहेंगे रामात। वहीं षष्ठी में हमारा क्या लग जाता है? स्या शब्द लग जाता है तो बन जाता है रामस्य। और सप्तमी में एक ही मात्रा लग जाती है तो हो जाता है रामे। तो इस प्रकार के रूप आपको दिख सकते हैं। आप कैसे पहचान करेंगे कि भाई इसमें कौन सी विभक्ति है? चाहे तो आप अनुस्वार लगा दीजिए या मां हलंत लगा दीजिए, एक ही बात होती है। ठीक है, तो आप कैसे पता करेंगे कि भाई इसमें कौन सी विभक्ति है? तो आप कहेंगे रामम, तो अम शब्द दिख रहा है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये द्वितीय विभक्ति। एन शब्द दिखेगा तो आप कहेंगे तृतीया विभक्ति है। आय शब्द दिखेगा तो आपको लगेगा चतुर्थी है। ये किसके बता रहे हैं? लेकिन ये अभी अकारांत के हैं। शब्द रूप हमने आपको 6th क्लास की व्याकरण देख लीजिए, तो उसमें हमने आपको याद करने की भी ट्रिक बताई है। अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत, रेकारांत, और रेकारांत में भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हमने 8 प्रकार के शब्द रूपों के वीडियो बनाए हैं और आपको इसमें समझाए। तो हमने ये अकारांत के अभी, और ये भी कौन से हैं? एक वचन के बता रहे हैं। एक वचन के इस प्रकार के रूप बनेंगे। ठीक है, इसीलिए शब्द रूप याद करना जरूरी है। तो ये जो विभक्तियां लगी होंगी, तो जब हमारा समासिक पद बनेगा, जब समास बनेगा तो क्या होगा? जो पूर्व पद में जो भी विभक्ति होगी, कोई भी हो, पूर्व पद में जो भी विभक्ति हमारी लगी होगी उसका हो जाएगा लोप। ये जो पूर्व विभक्ति है उसकी, पूर्व पद की जो विभक्ति है वो लोप हो जाएगा, यानी वो गायब हो जाएगी।
और वो नॉर्मल शब्द रह जाएगा, उसकी विभक्ति का कर दीजिए लोप और उसका मूल शब्द लिख दीजिए और उसको मिला दीजिए अपने उत्तर पद में। बस इतना करना है तो हमारा समास हो जाएगा तत्पुरुष। ठीक है, तो पहले अभी हम समास करना सीखेंगे और उसके बाद फिर हम उन्हीं के साथ साथ में आपको विग्रह भी बताते जाएंगे। ठीक है, हमें विभक्तियों का कब ज्ञान होना चाहिए? विग्रह करते समय। ठीक है, जैसे लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है शरणागतः। ठीक है, शरणागतः शब्द लिखा हुआ है, तो गतः शब्द तो हमें पता है कि शरण और गतः, शरण में आगत, शरण में आया हुआ। ठीक है, इसका जो अगर इसको हम तोड़ें, विच्छेद करें, तो ये एक शब्द निकलता है शरण और दूसरा निकल रहा है आगतः। ठीक है, जब दोनों मिले तभी तो संधि के अनुसार ये बड़े की मात्रा हो गई, दीर्घ संधि हुई इसमें, तो शरणागतः हो गया। ठीक है, अब जब यहाँ पे जब इन्हें तोड़ेंगे तो जो शरण शब्द है उसमें हमें देखना है कि अब उसमें हम विभक्ति कौन सी लगा दें, क्योंकि भाई यहाँ पे तो लोप हुआ विभक्ति का, इसलिए वो उसमें जाके मिल गया उत्तर पद में। ये साधारण सी चीज हो गई, समासिक पद बनना तो बहुत आसान हो गया, विग्रह करना ही थोड़ा बस डिफिकल्ट होता है, और डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है, कुछ अभी हम शब्द बताएंगे आपको जो आपको समझ में आ जाएंगे कि ये शब्द लगे हों तो उनमें समझ जाना, उनमें द्वितीय विभक्ति लगानी है। तो शरणम, तो आगतः शब्द जो होता है वो आया हुआ, शरण को आया। कहाँ आया? शरण में नहीं आया, शरण को आया, उनके संग में। जहां देखिए को का जहां अर्थ निकल रहा होगा वहां पे हमें पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति लगानी है। ठीक है, पहले तो एक बात याद रखिए कि कर्म का जो चिन्ह होता है वो कौन सा होता है? को। तो जहां हमें पद में को शब्द दिखाई दे, को का अर्थ निकल रहा हो, तो वहां पे हमें क्या करना है? उस पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति लगानी है। ठीक है, अब ये तो एक नॉर्मल सी बात हुई कि कर्म कहाँ आता है? जहां को का हमारा क्या आता है? अर्थ निकलता है किसी शब्द में, है ना। फल को खाता है, चित्र को देखता है, पाठ को पढ़ता है ना, खाना को खाता है, गाना को गाता है, चित्र देखता है। भाई को शब्द उसकी क्रिया के द्वारा वो जिसको सबसे अधिक प्रिय चाहता है, ईप्सित जो होता है, ईप्सित का अर्थ होता है प्रिय, यानी कर्ता का जो सबसे प्रिय होता है वही कर्म होता है, यानी क्रिया वो जिस चीज के लिए कर रहा है। जैसे विद्यालय जा रहा है तो भाई जाना तो उसकी क्रिया है, लेकिन वो जाना कहाँ जा रहा है? उसके प्रिय है तभी तो विद्यालय जा रहा है। नहीं होता तो ऐसे कि जबरदस्ती किसी को कहाँ भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते ना। तो जो प्रिय होता है वो होता है कर्म, और कर्म में आती है द्वितीय विभक्ति, और जिसका चिन्ह क्या होता है? को, कि राम विद्यालय जाता है, यानी कहाँ को जा रहा है? विद्यालय को। तो को शब्द का अर्थ निकला, तो हमें पता ही है कि इसमें कर्म विभक्ति लगानी है। और भी अब हम इनके आपको पहले बताते हैं, साथ साथ में उदाहरणों के साथ में समझाते जाएंगे। तो देखिए हमने कहा शरणम आगतः, यानी शरण को आया हुआ, शरणम प्राप्तः, शरण। अब द्वितीय तत्पुरुष के अभी थोड़े से एक दो उदाहरण है, देख लीजिए कि शरण प्राप्तः जब इसका सामासिक पद बना तो देखिए शरणम की इसकी विभक्ति का लोप हुआ तो शरण शब्द आ गया और प्राप्तः में जाके ये जुड़ गया, तो शरण प्राप्तः हो गया। विभक्ति का लोप करना है बस। सुखम प्राप्तः, सुख प्राप्त। पित्रा युक्तः, अब ये पित्रा जो शब्द है वो कौन सा होता है? द्वितीय में बनता है पित्रा। तो पित्रा जो शब्द है उसका मूल शब्द क्या होता है? पितु। ठीक है, तो हमारा हो गया पितु युक्त। ठीक है, इतनी सी बात है, ज्यादा कुछ इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अभी अपन आगे थोड़े से उदाहरण के संग में अब हम एक एक आपको नियम बताते जाएंगे कि भाई कहाँ पे आप द्वितीय लगाएं, कहाँ पे आप चतुर्थी लगाएं, कहाँ पंचमी लगाएं, कहाँ षष्ठी लगाएं, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देंगे। क्योंकि सामासिक पद बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, तत्पुरुष समास में बहुत आसान है। जो पीछे वाले उत्तर पद होते हैं, पूर्व पद में जो भी विभक्ति हो उसको लोप करो और उसमें जोड़ दो। विभक्ति का जब लोप होगा, अब आप सोचिए विभक्ति के लगने से ही राम रामम बना, राम शब्द विभक्ति चतुर्थी लगी तभी वो रामाय बना, षष्ठी विभक्ति लगी तभी वो रामस्य लगा। अब जब अगर उसकी विभक्ति का हम लोप कर देंगे तो क्या बचेगा? राम, मूल शब्द बचेगा। तो उस मूल शब्द को पीछे वाले में जोड़ दीजिए, बस हो गया, इतनी सी बात है। अब इसमें हम थोड़े तत्पुरुष समास के दो भेद भी हैं। तो इसमें पहला आता है व्यधिकरण तत्पुरुष समास और दूसरा आता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास, जिसमें व्यधिकरण में हमें विभक्ति तत्पुरुष समास को समझना है।
व्यधिकरण, इसके अंतर्गत हमारे आते हैं समानाधिकरण में आता है हमारा कर्मधारय समास और द्विगु समास। जैसे हम जो अभी तक अभी हम बचपन से ये चीज पढ़ते हुए आ रहे थे ना कि समास 6 प्रकार के होते हैं, पढ़ते थे हम कि 6 प्रकार के समास होते हैं, लेकिन अगर सही मूलतः देखा जाए तो संस्कृत व्याकरण के हिसाब से समास 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अव्ययी भाव, दूसरा होता है हमारा तत्पुरुष, फिर तीसरा हमारा आता है द्वंद्व, और फिर चौथा आता है हमारा बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये हमारे 4 आते हैं। तो आप कहोगे कर्मधारय और द्विगु कहाँ चलेगा? तो कर्मधारय और हमारा द्विगु होता है तत्पुरुष समास का भेद, और वो भी कौन से? समानाधिकरण तत्पुरुष समास का। ठीक है, बस इतनी चीज ध्यान रखनी है कि ये जो समानाधिकरण है, अभी जब हम उसकी अपन इनके प्रकार पढ़ेंगे तब हम आपको तत्पुरुष के ही साथ में फिर हम बताएंगे कि द्विगु क्या होता है और हमारा कर्मधारय क्या होता है। ठीक है, ये चीजें हम आपको समझाएंगे। तो लेकिन पहले हमें जो हमारे सिलेबस में है पहले हम उसको पढ़ते हुए चले, तो बाकी सब चीजें तो किसी ने पूछा था कि आप मैम रिवाइज सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहे हो या पूरा पढ़ाओगे? रिवाइज सिलेबस तो लेके चल ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में बाकी भी जो समास है या बाकी भी जो चीजें हैं आपकी, वो भी हम आपको बताते जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे। क्योंकि भाई अभी कम किया है, नेक्स्ट ईयर कम ना करें, नेक्स्ट ईयर फिर पूरा आएगा। अभी तो चलो कोरोना की वजह से कम हो गया, लेकिन आगे चल के तो आपके आगे वाले सालों में तो पूरा ही आना है ना। तो फिर क्या अपन पहले आधा पढ़ा दो, फिर दोबारा फिर वीडियो शुरू करो, फिर बनाना शुरू करो? तो भाई जब अपन एक कॉन्सेप्ट, एक अपन टॉपिक लेके चल रहे हैं तो उसको पूरा कंप्लीट करते हुए चलेंगे अपन। ठीक है, तो हमने आपको बता रहे हैं कि व्यधिकरण तत्पुरुष समास के बारे में बता रहे हैं। व्यधिकरण यानी व्यधि जो होती है, यानी कोई भी उसमें परेशानियां होती हैं उनको दूर करके आगे चलने वाला। ठीक है, परेशानियां क्या हुई? विभक्तियां हुई, है ना, अलग अलग विभक्तियां हुई, उनको हटा के क्या समस्त पद बना लिया, वही हमारा व्यधिकरण समास हो गया। तो विभक्ति तत्पुरुष समास, इसका प्रकार कौन सा है? विभक्ति। और इसमें क्या होता है? इस समास के अंतर्गत विभक्तियों का लोप हो जाता है, इसी को विभक्ति तत्पुरुष समास कहते हैं। इसी का एक समास आता है नए तत्पुरुष, अभी वो भी हम थोड़ा सा बता ही देंगे आपको। नए तत्पुरुष समास भी इसी के अंतर्गत आता है, विभक्ति तत्पुरुष समास के अंतर्गत। ठीक है, तो हम पहले अभी पढ़ेंगे अपना विभक्ति वाला। तो विभक्ति पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं? पहली विभक्ति उठा लेते हैं, कौन सी? द्वितीया। प्रथमा हमारी नहीं होती है, प्रथमा के अगर रूप हुए तो वो विभक्ति में कैसे आएंगे ये बताइए, है ना। विभक्ति उसमें हमारा क्या होता है? प्रथमा में या तो किसी का नाम बताया जाता है या वो कोई क्रिया कर रहा होता है, तब प्रथमा होती है। तो इसमें जो विभक्तियों का रूप चलता है वो कहाँ से चलता है? हमारा द्वितीया से शुरू होता है, द्वितीय विभक्ति से शुरू होता है। ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति, अब इसमें बताया द्वितीय जो तत्पुरुष होता है उसमें क्या क्या आपको दिख सकते हैं शब्द, कैसे पहचान करेंगे? सामासिक पद बना हुआ है, लिखा है शरणागतम या शरणागतः। ठीक है, अब आपसे कहे रामाश्रितः। ठीक है, अब जैसे कहा, लिखा है शरणागतः, लिखा है रामाश्रितः, तो अब आप जब इसका विग्रह करेंगे, अगर आपके पास 2 शब्द होते, लिखा होता शरणम आगतः, इसको सामासिक पद बनाइए। तो सामासिक पद बनाना तो बहुत आसान है कि शरण आगत को जोड़ दीजिए तो शरणागतः शब्द बन गया। संधि कर देंगे हम, एक बना रहे ना, तो संधि कर दी, उसमें अ और आ का मेल हुआ तो क्या हुआ? ये आ बड़ा आ बन गया, तो शरणागतः बन गया। ऐसे ही लिखा है रामम आश्रितः। ठीक है, तो जब इसका हमें क्या बनाना है? समस्त पद बनाना है, तो ये विभक्ति का लोप हो जाएगा। जैसे इसका मूल शब्द क्या है? शरण, तो शरण शब्द आगत में जुड़ जाएगा। ऐसे ही राम शब्द आश्रित में जुड़ गया तो रामाश्रित हो गया। आ इसमें मिला तो क्या हुआ?
बड़े आ की मात्रा बन गई दीर्घ स्वर संधि के हिसाब से, तो रामाश्रित बन गया। ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। देखने वाली सिर्फ बात यह है कि जब इनको विग्रह करने के लिए आएगा तो आप क्या करेंगे। तो फिर ये क्या करेंगे, आप अब इनके पीछे वाले शब्दों को देखेंगे। यहाँ क्या लिखा है, गत, फिर क्या लिखा है, श्रित, फिर ऐसे ही श्रित लिखा हो, पीछे अतीत लिखा हो, पतित लिखा हो, गत लिखा हो, अत्यस्त लिखा हो, प्राप्त लिखा हो, आपन्न लिखा हो, आदि गामी लिखा हो, बुभुक्ष लिखा हो। ये अगर लगी हुई है विभक्तियां साथ में, यानी कौन कौन सी, श्रित लिखा हो, अतीत लिखा हो, पतित लिखा हो, गत लिखा हो, अत्यस्त लिखा हो, प्राप्त, आपन्न, गामी और बुभुक्ष, ये अगर आपकी लिखी हुई हैं तो उनका जब विग्रह करेंगे तो आप क्या करेंगे, उनमें द्वितीया विभक्ति का रूप लगाएंगे। उसका जो पूर्व पद उसमें से अलग हटाओगे। जैसे ये गतः लिखा है तो गतः के पहले जो शब्द लिखा होगा, ठीक है, विद्यालय गतः लिखा हुआ है तो विद्यालय जो शब्द है गतः से अलग होगा, तो उसमें कौन सी आ जाएगी, द्वितीया विभक्ति आ जाएगी। तो जैसे गतः शब्द ये लिखा है, शरण आगतः लिखा हुआ है, तो जब आगत शब्द में से गत यानी जाना और आगत यानी आना, तो गत से मिला हुआ ही हो गया इसी का विपरीत, लेकिन गत तो है उसमें, है ना। तो आगत जब शब्द में से शरण निकला बाहर तो उसमें हम कौन सी लगा देंगे, क्योंकि द्वितीया का मेल है, द्वितीया वाले शब्दों का मेल है, तो यहाँ पे हमारा शरणम हो जाएगा। ऐसे लिख दीजिए चाहे ऐसे लिख दीजिए, एक ही बात है, हो जाएगा शरणम आगतः। विग्रह करना समझ में आया। अब हम इसी में अब उदाहरण आप देखते जाइए तो आपको देखिए यहाँ लिखा है ग्रह गतः, तो ग्रह शब्द में क्या आ गई, गतः को अलग किया तो ग्रह शब्द में हमने द्वितीय विभक्ति लगा दी, बोलिए ग्रहम गतः। ऐसे यश प्राप्तः, तो हमारा क्या, प्राप्त शब्द अलग निकाला हमने, प्राप्त शब्द के बाद ये क्या हो गया, यशः, तो यशः जो शब्द था वो क्या बन गया, यशम, यशम प्राप्तः। अब देखिए मरणासन्न, आसन्न जो शब्द होता है, आसन्न अलग निकाल दिया, ठीक है, आसन्न जब हमने अलग निकाल दिया तो उसमें से क्या बना, मरण शब्द बना, निकला बाहर, मरण बाहर निकला, मरण एक मूल शब्द है और आसन्न लिखा हुआ है, तो मरणम कर दो उसको, चाहे तो हलंत लगा दो चाहे ये या ऊपर बिंदी लगा दो, मरणम आसन्न, लीजिए बन गया। ऐसे ही आगत शब्द लिखा है तो देखिए शरणागतः। परलोक गमनः, ठीक है, गम धातु यानी जाने की बात जहां हो रही है, गत धातु है हमारी, गच्छ धातु है, उसका गत रूप भी आ सकता है, गम रूप भी आ सकता है, तो आप क्या करेंगे, परलोक जो शब्द है उसमें क्या हो जाएगा, परलोकम, ठीक है, परलोकम गमनः। यहाँ पे हो जाएगा ग्रामम गतः, यहाँ देखिए गतः शब्द है तो क्या हो गया, स्वर्गम गतः, ठीक है। अब कोई परेशानी आपको, इन शब्दों को जरूर ध्यान कर लीजिए, ये हमने इसीलिए ढूंढ के आपके लिए रखे कि पतित लिखा होता इसमें, अब यहाँ पे लिखा होता वृक्ष पतित, ठीक है, तो पतित शब्द लिखा हुआ था तो हमने जो वृक्ष का मूल शब्द हमने बाहर निकाला पतित में से, पतित को कर दिया अलग, पतित को अलग रख दिया, तो वृक्ष शब्द है उसमें आ जाएगा वृक्षम, ठीक है, तो ये पतित शब्द में निकल आया। ऐसे ही प्राप्त शब्द आ जाए, आपन्न शब्द आ जाए, गामी शब्द आ जाए, गामी यानी गम धातु का, जो गामी शब्द है वो गम धातु के बता रहा है, जैसे यहाँ लिखा था ना गमनम, गम शब्द आ गया ना, वो उसी के गच्छ धातु का ही गम रूप उसमें गामी लिख दिया है, ठीक है। तो अब आपको सिर्फ कितना ध्यान रखना है कि ये शब्दों को ध्यान रख लीजिएगा, और कहीं पे को का भी अर्थ निकल रहा हो तो वहां पे आप क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, द्वितीय विभक्ति अतिथिम, ठीक है, तो आपको द्वितीय विभक्ति लगा देना है, बस हो गया, इतनी सी तो बात है, कौन सी बड़ी बात है इसमें, तो क्या दो, ये तो मैम हम इतनी जल्दी कर लेंगे पता ही नहीं चलेगा, समझ गए। और समस्त पद बनाना तो आपको हमने बता ही दिया है कि बहुत ही आश्रित अपना आसान है, ये लिखा है कृष्णा श्रितः, ठीक है। अगर द्वितीय के आते हैं तो आश्रित वाले ज्यादा आते हैं या गत शब्द के ज्यादा आते हैं, ये ध्यान करिएगा। और भी आ जाए तो प्राप्त भी लिखा है, अपन ने लिखा है, अपन ने सब शब्द भी बता दिए हैं कि ये शब्द दिखेंगे तो द्वितीय कर देना उसको, ठीक है। तो श्रित शब्द लिखा है तो कृष्ण
आश्रितः। अगर इसमें आप देखिए तो कृष्ण इसका मूल शब्द है और कृष्ण के कृष्णा शब्द नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा? कृष्ण निकलेगा, क्योंकि कृष्ण उनका सही नाम है। अब आश्रितः, श्रितः के संग में से क्या निकालेंगे हम? आश्रितः, यानी किस पर आश्रित है? कृष्ण पर आश्रित है। जहां बड़े आ की मात्रा दिख रही हो तो समझ जाइए उसमें से आ बाहर निकलना है। आश्रित तो कोई शब्द होता नहीं है, होता क्या है? मूल शब्द आश्रित। तो यहाँ पे ये आ निकल आया और यहाँ पे ये कृष्ण निकल आया। तो आश्रित शब्द ने कहा कि कृष्ण शब्द में कौन सी विभक्ति लगा दो? आप द्वितीय विभक्ति लगा दो। और द्वितीय विभक्ति में सभी में मूलतः आप सभी में देखेंगे माँ हलंत में आता ही है, या तो बिंदी आती है या माँ हलंत में आता है। बस इतनी सी बात ध्यान करनी है, ठीक है। द्वितीय विभक्ति के आप ज्यादातर सभी के आप रूप देखेंगे ना तो सब में आपको अंक की बिंदी ही दिखेगी, या तो माँ हलंत दिखेगा, हर एक के रूप में आप देखिएगा। और जिन रूपों में नहीं आ रहा हो उनको ध्यान कर लेना कि भाई इसमें नहीं आ रहा है। बाकी जो कर्म विभक्ति द्वितीय का एक वचन का रूप बनता है उसमें हमेशा माँ हलंत लगा होगा या अंक की बिंदी लगी होगी, इतना तो होता ही है, ठीक है। और अगर ऐसा है और अब पर जब अगर इसको साथ में बनाना है तो बस ये हटा दी मात्रा, कृष्ण में आश्रित जोड़ दिया, तो ये जो इसका अणा का आ था और ये था तो मिलके क्या बन गए? बड़े आ की मात्रा अणा में लगा दी तो हो गया कृष्णाश्रितः। संधियां क्यों इसके पहले पढ़ाई जाती हैं? समास के पहले समास क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? फिर पहले संधियां क्यों पढ़ाई जाती हैं? वो इसीलिए पढ़ाई जाती हैं कि जब दो शब्द जुड़ेंगे तो उनमें क्या परिवर्तन होगा वो हमें आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो गया? द्वितीय तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके तृतीया पर देख लेते हैं, ठीक है। तृतीय तत्पुरुष समास को देख लेते हैं। हम विभक्तियों के अनुसार चलेंगे कि यहाँ पे पहले हमने द्वितीय विभक्ति को देख लिया, ठीक है। द्वितीय के रूप देख लिए कि कौन कौन से शब्द आते हैं, उनके मेल में जब विच्छेद करो तो फिर आप क्या करना? पहले वाले पद में द्वितीय विभक्ति लगा देना, ठीक। तो द्वितीय विभक्ति जब हमारी हो गई, कर्म कारक हो गया, तो अब हमारा आता है करण। और करण क्या होता है? साधन होता है। करण क्या होता है? साधन या सहायक, काम करने में जो सहायता करता है वो करण होता है, ठीक है। और करण में करणे तृतीय यानी करण में तृतीय विभक्ति लगती है, ठीक है। तो अब करणे तृतीया के हिसाब से अब देखेंगे कि हमें जब पहले तो वही शब्द है, अगर हमें समासिक पद बनाना है तो क्या करना है? पहली विभक्ति का लोप करो और दूसरे में जोड़ दो, पूर्व पद की विभक्ति को खत्म करो और अंत वाली में उसको जोड़ दो। ये तो इसका नियम है। तो जैसे ये लिखा है, उन्होंने लिखा गणेन युक्तः तो उन्होंने क्या कह दिया? गण युक्तः। रोगेन मुक्तः तो लिख दिया रोग मुक्तः। रोगेन पीड़ितः तो लिख दिया रोग पीड़ितः। जो एन शब्द था उनमें उनने हटा दिया। ऐसे ही रेख्या अंकितः तो उन्होंने कहा रेखांकितः, ठीक है। उन्होंने कहा अकालेन पीड़ितः तो कहा अकाल पीड़ितः, ठीक है। क्या परेशानी आई? अब इनमें और उनने थोड़े से और शब्द बता दिए कि कहीं पूर्व भी लिखा हो, कहीं सदृश भी लिखा हो, कहीं सम लिखा हो, कहीं ऊनार्थ शब्द लिखा हो यानी ऊन शब्द का अर्थ निकल रहा हो, कहीं कलह लिखा हो, कहीं निपुण लिखा हो, कहीं मिश्र, ये भी अगर आपके दिख जाते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? वहां पर तृतीया लगाएंगे। जैसे आप कहें कला निपुणः, ठीक है। क्या लिखा आपने? कला निपुणः। तो कला में निपुण, अगर हम इसका अर्थ देखें तो इसका क्या निकल रहा है? कला में निपुण, ठीक है। लेकिन अब मैं के हिसाब से तो इसमें सप्तमी विभक्ति आनी चाहिए थी कि कला में निपुण या कला में प्रवीण, ठीक है। आपका निपुण शब्द हमें किस में आना चाहिए था? तृतीया में आना, सप्तमी में आना चाहिए था। लेकिन ये जो हमारा सूत्र है ये क्या कहता है कि निपुण अगर शब्द लिखा हो तो उसके प्रथम पद में आप क्या कर देंगे? तृतीया लगा देंगे, तो उसको कह देंगे आप कलेन निपुण, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब आप और भी देख सकते हैं, जैसे पूर्व लिखा हो, सम लिखा हो, सम जैसे लिखा हो उन्होंने पितृ सम, ठीक है। तो इसका समझ में क्या आ जाएगा हमारा
कि सम जो शब्द लगा हुआ है इसका अर्थ है पिता के समान। सम शब्द क्या हुआ? पितृ। सम का अर्थ होता है समान और पितृ का अर्थ हुआ पिता। तो अब पिता की हम क्या करेंगे? इसकी तृतीया विभक्ति लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा? पितृण समः। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से जब हमने सम हमारा जो शब्द था उसमें से हमने पितृ को बाहर निकाला, विग्रह किया, तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे पितृण शब्द बन जाएगा। और भी इनके अलावा भी कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जैसे हम कहें त्रातः, यानी किसी से त्रसित होता है। दृष्टः, कहीं पे आपको लिखा दिखे दृष्टः, ठीक है, तो इसका भी अर्थ हो, इसके भी साथ में हम क्या लगाते हैं? अपनी कौन सी लगाते हैं? तृतीया विभक्ति लगाते हैं। अच्छा, एक जो ये निपुण और कुशल होते हैं, इनके दो तरह से बनते हैं। इसके तृतीया के अनुसार भी बन सकते हैं और सप्तमी के अनुसार भी बन सकते हैं। तृतीया में भी बनाओगे तो गलत नहीं होगा और सप्तमी में भी बनाओगे तब भी सही होगा। ठीक है, और अब जैसे यहाँ पे कहें दृष्टा का लिखें तो हम कहेंगे यहाँ पे कि सर्प दृष्टः। ठीक है, तो जो दृष्टः शब्द ने सर्प को जब बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सर्पेण, और यहाँ हो जाएगा दृष्टः। ठीक, इस प्रकार से ये विग्रह हो गया। पीड़ित शब्द आ जाए कि रोग से पीड़ित। ठीक है, रेखा से अंकित, अकाल से पीड़ित, रोग से मुक्त, मुक्त हो जाए, युक्त हो जाए, पीड़ित हो जाए, अंकित आ जाए, पूर्व लिखा हो, सदृश लिखा हो, है ना। तो अब जैसे लिखा है ना, एक और आपको जैसे पूर्व का बताएं तो लिखा होगा यहाँ पे विद्यालय, विद्यालय पूर्व। ठीक है, पूर्व। ठीक है, तो अब पूर्व जो शब्द में से जब हम विद्यालय निकालेंगे तो वो क्या बनेगा? विद्यालय से पूर्व, तो विद्यालयेन पूर्वः। इस तरह से ये हमारा अलग निकल आया। ठीक है, तो आप यही देखेंगे कि ये जो शब्द हमने बताए हैं वो और भी थोड़े से जो शब्द हो गए, जैसे कौन सा? युक्त हो गया, मुक्त हो गया, पीड़ित हो गया, अंकित हो गया, निपुण हो गया, कुशल हो गया। ठीक है, सह शब्द हो गया। ठीक है, सह तो आपने बताया ही है हमने आपको कि सह सहित जो शब्द होते हैं वो होते हैं किसके? हमारे तृतीया के कर्ण, यानी कि वो सहायक होते हैं। तो सह और सहित देखेंगे तो हमें तृतीया लगानी ही है। उनके संग में इनने ये भी बता दिए कि कुशल हुआ, निपुण हुआ, आश्रित हुआ, आश्रित नहीं मिश्र हुआ, हमारा युक्त हुआ, मुक्त हुआ, पीड़ित हुआ, अंकित हुआ। जहां पे से का अर्थ निकल रहा है वहां हमें क्या लगाना है? तृतीया विभक्ति के अनुसार लगाना है। यहाँ देखिए ये बिल्कुल साधारण सी चीजें हैं, इसलिए इनमें नहीं लिखा। ये कुछ ऐसे थे, ये स्पेशल वर्ड्स कहते हैं ना कि इनके द्वारा अलग समझ में अलग पहचान दिखाई जा रही है कि इनमें हो सकता है दूसरी। जैसे हम कहें सम दिखें, सदृश दिखें, जैसे हम कहें, जैसे हम यहां देखें मात्र सदृश, इसका अर्थ क्या हुआ? माता के सदृश, यानी माता के समान दिखने वाली, है ना। तो अब यदि हमारा सदृश शब्द आ रहा है तो इसका अर्थ निकल रहा है के। तो कायदे से अगर हम इसको विभक्ति से अलग करेंगे, इसका हम जब विच्छेद करेंगे, विग्रह करेंगे, तो इसमें आना चाहिए हमारा कौन सा? मात्रस्य आना चाहिए, है ना, कि हमारा मात्रस्य आना चाहिए, माता से के सदृश, ये होना चाहिए था। लेकिन जो स्पेशल वर्ड्स कहते हैं ना, कहते हैं कि इनकी कंडीशन में तृतीया ही लगाना, तो इसमें हमारी सम हुआ, सदृश हुआ, इनमें हमारा षष्ठी आना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, ये सूत्र कहता है कि इनमें आप तृतीया ही लगाओ, तो कहेंगे मात्रेण सदृश। तो स्पेशल वर्ड हमने आपको ये बताई दिए हैं। और जैसे ये तो है ही, हमें इनमें तो जैसे पीड़ित, रोगिन पीड़ित, रोग से पीड़ित, रोग का पीड़ित नहीं होगा, रोग को पीड़ित नहीं होगा, रोग के लिए पीड़ित नहीं होगा। अगर हम इसका अर्थ निकालेंगे हिंदी में तो हम क्या कहेंगे? रोग पीड़ित यानी रोग से पीड़ित, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, गुण युक्त यानी गुण से युक्त, रेखांकित यानी रेखा से अंकित, अकाल पीड़ित यानी अकाल से पीड़ित। यहाँ पे तो साधारण
तक हमें वैसे ही से का अर्थ समझ में आ रहा है, तो हमें ज़्यादा कुछ इतना सोचना ही नहीं है कि हमें सीधी पहले पद में तृतीया विभक्ति लगा देनी है। लेकिन कुछ ये शब्द जो और बताए हुए हैं, सह हुआ, सहित हुआ, हमारा कुशल हुआ, त्रातः हुआ, यानी त्रसित होता है ना, किसी से हमारा परेशान है कोई, है ना, तो त्रातः हो गया। जैसे हम कहें शत्रु, ठीक है, शत्रु हो त्रातः, ठीक है, या फिर हम कहें सर्प त्रातः, यानी सर्प से त्रसित है, यानी वो डर रहा है या उससे परेशान है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, जो त्रातः शब्द क्या कर देगा, सर्प को तृतीया बना देगा और कह देंगे हम सर्पेण त्रातः। ठीक है, तो ऐसे जो शब्द हैं उनमें क्या लग जाता है, सम, सदृश, कल, निपुण, मिश्र, ऊनार्थ, इनमें हमारी तृतीय विभक्ति लगेगी। अर्थ शब्द भी हो, ऊनार्थ जो है ना, तो ये दो चीजों से मिलकर बना है, ऊन और अर्थ, ठीक है, ऊन अर्थ, कलह, निपुण, मिश्र, इनके योग में हमारा आप तृतीया लगाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपनी अब दो विभक्तियां हो चुकी, हमने तत्पुरुष समास को समझ लिया, उसके प्रकारों को समझ लिया, जिसमें से हमने पहली मतलब द्वितीय और तृतीय विभक्ति को समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो हम चलेंगे उसमें चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, सप्तमी। इस प्रकार से आज हम अपना तत्पुरुष समास पूरा पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, विभक्ति को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन विभक्तियों में से ही आएंगे। ठीक है, स्पेशल वर्ड्स क्यों बताए जा रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है, जो पेपर सेट करने वाला होता है, वो देखिए कभी कभी तो आसान चीज दे देता है, लेकिन कभी वो सही तरह से परीक्षा करने के लिए ऐसे शब्द भी दे देता है कि जिनमें विभक्तियां दूसरी लग रही होंगी, जिनका अर्थ दूसरा निकल रहा होगा, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें जैसे मात्र सदृश लिखा हुआ है तो इसका अर्थ निकल रहा है माता के सदृश, तो हम कहेंगे के शब्द के हिसाब से इसकी षष्ठी विभक्ति लगाओ, है ना, आप ऐसा सोचेंगे। लेकिन षष्ठी विभक्ति नहीं आएगी, सम में, सदर्श में, पूर्व में, इनमें तृतीया विभक्ति लगेगी। तो ये हमने आपको बता दिया, विग्रह करते समय जरूर ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपनी चतुर्थी तत्पुरुष समास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।